गुड मॉर्निंग बच्चों। दीपावली के बाद आप सभी का वर्चुअल क्लास में स्वागत है। मदर टेरेसा नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एग्रीकल्चर क्लास 11 का ये अध्याय सेकंड जो चल रहा है उसमें वायुमंडलीय कारक मैं आपको बता रहा था। आई एम चेतन ठाकुर, टीचिंग एग्रीकल्चर इन दिस क्लास इन दिस स्कूल। मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। सौर ऊर्जा मैंने आपको इसमें पढ़ा दी है। तापमान के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। आज मैं आपको आर्द्रता और जल इससे जुड़ी हुई जानकारी देना चाहता हूँ। आपको मैंने पहले बताया था कि ये धरातलीय परिस्थितियाँ विपरीत होने के कारण असमान होने के कारण अलग अलग जगह की जो मौसम और जलवायु है वो अलग अलग हो जाती है, अलग अलग मिलती है। और उसमें जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और जो हैं उसके अंदर हमने आपको वायुमंडलीय कारक, भूस्थलिक कारक, मृदा कारक और जैविक कारकों के बारे में जानकारी दी थी। और मुख्य रूप से हम वायुमंडलीय कारकों को लेकर के इस टॉपिक में आपसे मुखातिब हैं। मौसम के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर है ये भी आपको बताया था। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी या प्रकाश ऊर्जा का है। इसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी कि किस प्रकार से ये पौधों को प्रभावित करता है, कौन कौन सी जैविक क्रियाओं को ये संचालित करने में सहयोग करता है। इसी तरह से तापमान के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज मैं आपको जल और आर्द्रता के बारे में दे रहा हूँ। हमारे यहाँ जो कुछ भी जल उपलब्ध है, पृथ्वी पर जो कुछ भी जल उपलब्ध है या वायुमंडल में जो कुछ भी जल उपलब्ध है, उसका स्रोत वर्षा जल है। आदिकाल से जो पारंपरिक कृषि हमारा किसान करता आया है वो मानसून पर निर्भर रहा है, वो भूम जल पर निर्भर रहा है। कुओं, तालाबों, नदियों, नहरों में जो पानी है उसको सिंचाई के रूप में काम लेकर के जब बारिश नहीं हो रही होती है या आगे पीछे हो जाती है तो उसके पास एक स्रोत है, इनसे वो अपने खेतों को खेतों के अंदर फसल को जल देता है। तो मुख्य रूप से इन सब का स्रोत वर्षा जल है। और वर्षा जल में जब बरसात होती है तो अधिकांश जल नदियों, तालाबों, पोखरों, गड्ढों और जमीन के ऊपर बेकार चला जाता है। ये 75 से भी ज्यादा परसेंटेज है, मोर देन 75। ये जल बेकार चला जाता है, ये अप्राप्य होता है पौधों को। इसके अलावा दूसरा जो जल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी के संस्तरों में रिसकर चला जाता है। यह भूम जल में समाहित हो जाता है। यह बाद में कुओं या पंप सेट से बाहर किया जाता है, लेकिन उस समय जिस समय बारिश हो रही है उस समय ये जल पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। ये कहलाता है गुरुत्वाकर्षण जल। इसके अलावा दूसरा जल है वो मृदा के अंदर जो रासायनिक पदार्थ है उनसे संयोजित होकर के पौधों के लिए काम योग्य नहीं रहता है, वो जल कहलाता है रासायनिक जल। ये 2 से 5% है, ये भी पौधों को प्राप्य है। चौथा जल जिसको मैं आर्द्रता के साथ जोड़ कर बताऊंगा आपको,
वो जल वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में वायुमंडल को संचरित हो जाता है, वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक या आर्द्रताग्राही जल। रिमेनिंग 10% जल जो है वो कहलाता है केशिकात्व जल। यह मृदा के कणों के बीच के अंदर जो जगह होती है, रंध्रावकाश होते हैं, उसमें उपस्थित रहता है और पौधों को यह जल ही प्राप्य जल है। यह जल पौधे की स्वस्थ वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अलावा वायुमंडल की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए जो जल उपस्थित है वो है आर्द्रताग्राही जल। इसके अलावा ये जल जो है गुरुत्वाकर्षण जल, जो पृथ्वी के वाटर टेबल को कम ज़्यादा करता है, वो भी महत्वपूर्ण है। इस तरह से जल हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पौधों के दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इसके अंदर आर्द्रता को लेते हैं और आर्द्रता को दो भागों में बांटते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता और आपेक्षिक आर्द्रता। अब जो जल वायुमंडल में है, वायु में के एक निश्चित ताप पर, एक नियत समय पर, एक निश्चित ताप पर वायुमंडल में उपस्थित जल की मात्रा ये कहलाती है निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और आपेक्षिक आर्द्रता, जब हम आपेक्षिक यानी दो चीजों की तुलना कर रहे हैं, वायुमंडल की जो निरपेक्ष आर्द्रता और वायु में पाई जाने वाली आर्द्रता या वह आर्द्रता जिसे वायु और ग्रहण कर ले, इसका जो अंतर है ये कहलाता है आपेक्षिक आर्द्रता। एक निश्चित ताप पर यह भी है, एक निश्चित ताप पर वायुमंडल में पाई जाने वाली आर्द्रता को हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं और एक निश्चित ताप पर नियत समय पर वायु में पाई जाने वाली आर्द्रता और वायु की आर्द्रता ये कहलाती है आपेक्षिक आर्द्रता। ये सारा किसकी वजह से है? इस आर्द्रताग्राही जल की वजह से है। जो अपने जल में से भी कुछ जल जो है जल वाष्प के रूप में यदि वायुमंडल में चला जाता है तो ये है। अब इस आर्द्रता का महत्व क्या है? आर्द्रता का पौधों के लिए क्या महत्व है? मैंने बताया कि पौधे की स्वस्थ वृद्धि के लिए जल एक बहुत ही आवश्यक फैक्टर है। पौधे मृदा में एंचारमेंट या जो स्थिरीकरण पाते हैं, उसके बाद जल अवशोषण की क्रिया जड़ों द्वारा जो होती है, वो जल जमीन में जितना होता है उसका पौधे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जल पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है। इसके अलावा जल कई अन्य जैविक क्रियाएं जो है उपापचय क्रियाएं उसमें भी महत्वपूर्ण है। आपको मैंने इससे पहले बताया था और आज मैं आपको बता रहा हूं कि आर्द्रता का संबंध, आर्द्रता का पौधों पर महत्व जल संबंध से है। क्योंकि पौधे के अंकुरण के लिए, बीज अंकुरण के लिए, पौधे की स्वस्थ वृद्धि के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए तथा खनिज पदार्थों के उद्ग्रहण के लिए जल महत्वपूर्ण एक पदार्थ है। जल जाइलम द्वारा संचरित होता है। जाइलम एक प्रकार का सहवनी ऊतक है जो बायोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। जाइलम जो है इसके द्वारा जल अपटेक होता है, इसका रसायन वगैरह होता है। तो जल संबंध के लिए
आपको आर्द्रता का पौधों पर महत्व में पहला बिंदु ये है। दूसरा बिंदु है पर्ण की वृद्धि। पत्तियां के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सारी पत्तियों द्वारा होती है। पत्तियों में जलरंध्र, पत्तियों में वातरंध्र, पत्तियों में रंध्र, ये सब पाए जाते हैं। पत्तियों में क्यूटिकल होती है जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग लेती है। यदि रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सामान्य रूप से बनी होती है तो पौधों में जल की कमी हो जाती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए जल अवशोषण की क्रिया होती है। इस तरह से पर्ण की वृद्धि के लिए जल का महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरी बात जो है वो प्रकाश संश्लेषण है, क्योंकि जल प्रकाश संश्लेषण का घटक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं वायुमंडल से, और जड़ों से लेते हैं जल। इससे CO2 प्लस H2O, C6H12O6, ये आपका स्टार्च, ग्लूकोज या शर्करा बनती है। इसके अलावा परागण की क्रिया में भी जल महत्वपूर्ण है। जो जलीय पौधे हैं उसमें परागकण जल द्वारा एक बह करके पौधे के अंडाशय भाग वर्तिका तक पहुंचते हैं। इसके अलावा कुछ मरुस्थलीय पौधे हैं उसके अंदर, या दलदली पौधे हैं उसके अंदर भी जल परागण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जल पोषक पदार्थों के उद्ग्रहण में भी सहायक है, क्योंकि पोषक पदार्थ हैं वो जल में घुले हुए होते हैं, और जल के साथ जब जल का अपटेक होता है, परिवहन होता है, उपरिचलन होता है, उस समय ये जल के साथ जड़ों से पौधे के वायवीय भागों तक पहुंचते हैं। ठीक है। अब जल जो है ये यदि अधिक हो जाता है तो कीट रोगों के पनपने का भी कारण बनता है। इसलिए जल के बारे में ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा नमी से कीट रोग पनपते हैं, तो ज़्यादा नमी बनी नहीं रहनी चाहिए। जिस तरह से कई जगह पे आर्द्रता की आवश्यकता है, कई जगह पे आर्द्रता की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट बात कि बहुत अधिक और बहुत कम यदि जल की सांद्रता है या जल की आर्द्रता है तो उस अनुसार उपज भी प्रभावित होती है। आप जानते हो कि पौधों को स्वस्थ वृद्धि के लिए, फलन के लिए, बढ़वार के लिए, पुष्पन के लिए या बीजों में दूध आने के लिए कभी कभी कुछ ऐसे फसलें हैं जिसके अंदर उनकी क्रांतिक अवस्था के अनुसार पानी की आवश्यकता रहती है। यदि वो नहीं उपलब्ध होती है तो उपज प्रभावित होती है, और यदि होती है तो उपज उस अनुसार ज़्यादा बनती है। इस तरह से आर्द्रता किस प्रकार से प्रभावित करती है फसलों को, ये है। अब इसके साथ ये जो मैंने आपको बताया था उसके बाद में आपको मैं जल वाष्प के बारे में बताता हूं। जल वाष्प क्या होती है? कभी कभी जल वाष्प जो है आर्द्रता के रूप में होती है, कभी यह मेघों के रूप में होती है, और कभी यह जल वाष्प संघनन के रूप में भी मिलती है। तो जल वाष्प अभी संघनन है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यह आर्द्रता के रूप में
यह जल के रूप में, यह जल वाष्प के रूप में, और चौथा यह संघनन के रूप में भी होती है। तो अब मैं आपको संघनन की तरीका बताता हूं। संघनन का तरीका में एक द्रव रूप में और एक ठोस रूप में। द्रव रूप में ओस, ड्यू, ओस या ड्यू। आपने देखा होगा कि सुबह जब आप उठते हो तो घास के ऊपर छोटी छोटी जल की बूंदें पाई जाती है। ये क्या है? ये जल वाष्प जो है ये ओस कहलाती है। तो निकटवर्ती वायुमंडल का तापमान जब कम हो जाता है तो विकिरण द्वारा कुछ जल की बूंदें धरातलीय क्षेत्र में, जहां पे घास है या जो भी शाकीय पौधे हैं उसके ऊपर आपको पत्तियों पर पाई जाती है बूंदों के रूप में, इसको हम बोलते हैं ओस। दूसरा कोहरा। कोहरा यानी फोग। जब जल वाष्प बहुत ज्यादा सांद्रित हो जाती है तो ये द्रव रूप में, अर्ध द्रव रूप में चली जाती है। इसको हम बोलते हैं कोहरा। धरातल की समीपवर्ती भागों में जल वाष्प वायु का तापमान जब उष्मांक पर पहुंच जाता है तब ये अधिक शीतल हो जाती है और ये कहलाती है कोहरा। यानी कि जल के कण निलंबन के रूप में, जल के कण निलंबन के रूप में वायुमंडल में पाए जाते हैं। ये कहलाता है कोहरा। ठीक है। तीसरा है धुंध या कुआसा। कुहासा, मिस्ट लिख देता हूं मैं, है ना। कुहासा, कुहासा। ये भी आपके, ये कोहरे से कम घना होता है। ये कहलाता है कुआसा। अब है आपका एक और जिसका नाम है धूम्र कोहरा। जब कोहरा धुएं के साथ मिल जाता है, धुआं प्लस कोहरा, ये कहलाएगा धूम्र कोहरा। धुएं के साथ मिलकर के ये फॉग जो है ये कुछ और विकट हो जाता है। धुआं और कोहरा शहरी औद्योगिक क्षेत्रों में दिखाई जाता है। अब है आपका ठोस रूप, पाला। पहला है पाला। कभी कभी धरातल पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जो तापमान कम हो जाता है तब यह जल वाष्प ओस के रूप में न रह करके ठोस कणों के रूप में पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं पाला। और यह फसल के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। सामान्यतः यह रात्रि में ही होता है और इसमें कोशिकाएं निर्जलीकृत हो जाती है, निर्जलीकृत हो जाती है, जिससे उनका जीवद्रव्य होता है वो एक प्रकार से सिकुड़ जाता है, कोशिका भित्ति फट जाती है
और ये पौधे के लिए हानिकारक है। तो ये बहुत ही हानिकारक है, इसलिए पाले से बचने के उपाय भी आपको आने चाहिए। पाले से बचने का उपाय है ना, इसको हम कल के टर्न पे डालते हैं। आज मैं आपको इतना ही बता रहा हूं पाला क्या है। यहां तक मैं छोड़ रहा हूं आपको, क्योंकि ये जो ठोस रूप में संघनन है इसको मैंने छोड़ा है आपके यहां पे। इसमें पाला आएगा, इसमें ओले आएंगे, तुषार वगैरह ये सारी चीजें आएगी। इसको अपन नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे, और ये पाले के बचने से उपाय भी मैं आपको अगले टाइम में कराऊंगा। तो इस तरह से मैंने आपको तीसरा बिंदु आज बताया है, आर्द्रता जल के बारे में और आर्द्रता के बारे में। आर्द्रता का पौधों पे क्या प्रभाव पड़ता है वो बताया मैंने, और आर्द्रता के रूप बताए मैंने, द्रव के रूप में, ठोस के रूप में, और जब जल वाष्प के रूप में। जल वाष्प का जब संघनन हो जाता है तब किस प्रकार से हमारे को मिलती है, दिखती है, ड्यू के रूप में, फॉग के रूप में, मिस्ट के रूप में। ठीक है, तो ये आपका आज का बिंदु था, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए।